सभी को नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक दिया गया है या जो मैंने तैयार किया है वो 2 डिजीज़ पे लेके आया है, और डिजीज़ आधुनिक समय में बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ हो चुकी है। उससे हर व्यक्ति, लगभग हर तीसरा व्यक्ति परेशान है, और वो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण ही हुई है। मतलब उसका श्रेय हम पे ही जाता है लगभग उस परेशानी का भी। तो वो 2 डिजीज़, एक तो है अम्लपित्त, गैस भी बोल देते हैं, एसिडिटी बोल देते हैं, अम्लपित्त भी बोल देते हैं, और एक है कॉन्स्टिपेशन। ये जो दोनों डिजीज़ है दोनों पेट की बीमारी हैं और आधुनिक समय में भरपूर मात्रा में मिलती है। और ये ऐसी भी डिजीज़ है कि आदमी को चैन से भी नहीं रहने देती और मरने भी नहीं देती। मतलब आदमी चाहे भाई मैं इलाज कराने जाऊं और एक डॉक्टर से 10 साल भी इलाज करा ले, आपने लाख 2 लाख रुपए खर्च भी कर दिए तो रिजल्ट जो है वो वही का वही मिलेगा। आपने दवाई छोड़ दी फिर वो एसिड फॉर्मेशन होगी, गैस बनेगी। तो इसलिए मतलब ऐसी बीमारी है कि पैसे से ठीक भी नहीं होने वाली। ठीक है, आप जब तक पीपीआई लेते हो, एसिडिटी की टैबलेट लेते हो तो कुछ आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये वर्तमान समय में मतलब आदमी की कंसंट्रेशन एक जगह नहीं लगने देती। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लपित्त की। अम्लपित्त आयुर्वेद और मॉडर्न के हिसाब से दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा। पहले हम मॉडर्न के तरीके से बता देते हैं। भाई एसिडिटी कहते किसको है? HCl का ज़्यादा सिक्रेशन होना, एसिड का हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा सिक्रेशन होना मात्रा से, उसको एसिडिटी कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं, अम्लपित्त कहते हैं आयुर्वेद। और ये सबसे पहले क्या करता है, गैस्ट्रिक जो हमारी कैनाल है उसमें होता है और हमारे स्टमक को इरिटेशंस करना शुरू कर देता है। हमारे सबसे पहले पेट में जाता है, स्टमक में इरिटेशंस और इन्फ्लेमेशंस कर देता है। इन्फ्लेमेशन हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनकी जो सेल वाल है, जो उनकी वाल है, उसके अंदर इरिटेशंस पैदा करना शुरू कर देता है, और उसके कारण इसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। यानी कि स्टमक के गैस्ट्रिक कैनाल के वाल में अगर सोजन आ जाती है तो वो गैस्ट्राइटिस हो जाती है। तो इसको हम गैस्ट्राइट भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी बनती है। अलग अलग लक्षण है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण मिलेंगे हम। इसकी मैनेजमेंट लगभग सेम है, आयुर्वेद में भी और मॉडर्न में भी। बताया गया है कि भी अवॉइड ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी और जो पेन किलर जो ड्रग बोलती हैं उसको लेने से इस पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। कोई भी हो मॉडर्न, अगर आप कोई भी दवाई लोगे मॉडर्न दवाई, तो उसका साइड इफेक्ट जो है ना वो गैस्ट्राइटिस तो होगा ही होगा। अगर किसी के पास कोई बुक हो तो उसका साइड इफेक्ट कहीं लिख रखा हो तो हर चीज़ का उसमें गैस्ट्राइटिस तो मिलता ही मिलता है। तो इसमें आपको पेन किलर कम से कम लेना है, चाय कॉफ़ी कम से कम लेनी है, अवॉइड ऑफ, अगर कोई अल्कोहल का आदी है तो उसको भी कम से कम लेनी है। काफ़ी बार देखा है रात को अल्कोहल लेते हैं, सुबह दही खाते हैं, तो वो सारा गैस्ट्राइटिस जलन इतनी होती है कि वो लेनी पड़ती है। अल्कोहल डाले रात को, ठीक है। हाँ, तो वो तो कह रहा हूँ अवॉइड ऑफ अल्कोहल तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा तो इलाज है नहीं। इसका पहले ही बता दिया, इलाज आप डॉक्टर के पास जाओगे, 2 साल जाओगे, 3 साल जाओगे, पैसे लगाओगे, रिजल्ट वही मिलेगा आपको। ज़्यादा देर तक खाली पेट भी ना रहे और ओवर भी ना खाएं। खाली पेट भी ना रहें बिल्कुल भी, और ओवर पेट, अगर आपको भूख है 4 रोटी की तो 3 ही खाएं। अगर आपने 4 या 4.25 खा ली तो आपको पक्का गैस्ट्राइटिस होगी, एसिड फॉर्मेशन होगी, एसिडिटी भी होगी। अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक। स्पाइसी फूड में समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन,
मसाले तीखे ये सारे स्पाइसी में आ जाएंगे। और कोल्ड ड्रिंक्स में सब प्रकार के, अपना मिरिंडा हो या कोक हो, कोई भी हो, वो सब प्रकार की अवॉइड करनी चाहिए। आयुर्वेद में भी यही बताया गया है कि अति अमलदायक चीज़ें ना लें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ भी ना लें, मद का सेवन ना करें, खाने का समय निश्चित रखें, विरुद्ध आहार ना करें। जैसे हमारे कहते हैं भी आजकल बनाना शेक पी लिया, आयुर्वेद में दूध और बनाना को एक साथ विरुद्ध आहार माना गया है। मच्छी और दूध को जैसे विरुद्ध आहार माना गया है, इसी तरह दूध और बनाना का भी विरुद्ध आहार माना गया है। हाँ, दूध और बनाना शेक लेंगे, हाँ लेते हैं, प्रचलन में है पूरा, लेकिन आयुर्वेद में उसको विरुद्ध आहार के रूप में माना गया है, तो उसको ना लें। फिर कैसे लें? दूध अलग लें और बनाना अलग लें। कुछ मतलब ये भी नहीं कि आपने दूध ले लिया तुरंत बनाना ले ऊपर, कुछ टाइम बाद। बनाना सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और सबसे अति पचने वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो प्लेयर है ना अमेरिका के और के, जो टेबल टेनिस के और लॉन्ग टेनिस के हैं, वो जब भी गैप होता है ना बीच में, तो कुछ और नहीं लेते, कोल्ड ड्रिंक या ग्लूकोज कुछ नहीं लेते, 2 बनाना निकालते हैं, खाते हैं और खेलने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा सुपाच्य है वो, सबसे जल्दी पचने वाला है, वही लेते हैं। चाहे ऐड में कोई भी दिखाए, कुछ भी दिखाए, भी ग्लूकोज लो, ग्लूकोन डी लो, लेकिन जो प्लेयर्स है वो बनाना ही मैक्सिमम लेना पसंद करते हैं, अगर 5 मिनट का ब्रेक है तो। अध्यसन पहले खाया हुआ पचने के बाद ही लें। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमने कुछ खाया, घंटे बाद कुछ और ले लिया, उसके घंटे आधे घंटे बाद कुछ और ले लिया, कोई और साथी खा रहा है तो आपने उसने ऑफर किया और आपने खाना शुरू कर दिया। ये भी मेन कारण है एसिडिटी के लिए। टाइम से ले, अध्यसन मतलब पहले वाला पचने के बाद ही लें, बासी भोजन ना लें। दाल जो हैवी जो चीज है वो भी उसमें करती है, कुलथ की दाल जैसे देर से पचती है और किसी को एसिडिटी बनती है तो वो उसमें ना लें। जंगल का जो मांस होता है यानी कि फिश वगैरह होती है वो भी देर से पचने वाली होती है, वो भी एसिडिटी को करने वाली होती है। अगर मांस का ही कोई सेवन करता है तो आनूप मतलब जंगल देश का मांस रस लें, वो भी सिर्फ रस ही बताया गया है उसमें, मांस के रूप में भी आयुर्वेद में। वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है। पित्तवर्धक आहार विहार सेवन, ये सारा जो स्पाइसी था ये पित्तवर्धक आहार विहार था जो पहले बताया है। पित्त का अम्लीय भाव, अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है, आम बनता है। आम का मतलब ना तो खाया हुआ पचता है ना शरीर में लगता है। आम समझ तो क्या होता है? चलो इसमें दोष क्या है बता दें आम का। कई तो आम कहेंगे हमने लंगड़ा आम लेना। आम का सभी बीमारियों में पेट का जो जनक माना गया है वो आम को माना गया है। मतलब किसी प्रकार का पूरा इनडाइजेशन ना होना ही आम लगा लो, प्रॉपर इनडाइजेशन ना हो उसको हम आम कहते हैं। इसमें जो दोष है जैसे वात पित्त कफ, आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष माने गए हैं, तो इसमें जो दोष है वो पित्त को करता है, पित्त को प्रदूषित करता है। और दूष्य जो होता है जिसमें होता है वो रस और रक्त में जाता है, रस को प्रभावित करेगा और रक्त को प्रभावित करेगा। स्रोतस आएगा कहां से? हमारे अन्न, खाए हुए अन्न से बनता है। खाए हुए अन्न से पित्त बनेगा, रस और रक्त को प्रभावित करेगा और अन्न से वो आएगा। अधिष्ठान ये जाके सबसे ज्यादा कहां इफेक्ट डालेगा? वो आमाशय है, हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा असर डालता है और अग्नि को मंद कर देता है। अग्नि मंद करने के बाद में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आपको किसी को एसिडिटी होगी और आप शाम को खा रहे हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी, उसमें आपको लंघन ही करना पड़ेगा। फास्ट करके ही उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो। यानी कि आपको पूरे दिन एसिडिटी है और सामने आपने फिर आप जितनी नॉर्मल रोटी खाते हो उतनी खा ली तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो आप सिर्फ नाम मात्र आधी या 1 रोटी खा के छोड़ना पड़ेगा आपको, तब अगले दिन आपका ठीक रह सकता है, वरना ठीक नहीं होगा। यानी कि रात्रि का भोजन बिल्कुल हल्का करते हो में। हाँ, इसमें चाहे रात्रि का हो चाहे सुबह का हो। अगर मान लो सुबह आपका एसिडिटी बन गई तो दोपहर का आपने मिस करना पड़ेगा वो।
या बिल्कुल हल्का लेना पड़ेगा, लिक्विड लेना पड़ेगा, तब कुछ आपकी एसिडिटी ठीक हो सकती है। 3 प्रकार का माना गया है, वात की अधिकता से, वात कफ की अधिकता से और पित्त की अधिकता से। अगर हम बहुत ज्यादा वातज चीजों को लेंगे तो भी हमारे एसिडिटी बन सकती है, और वात कफ वर्धक लेंगे तो भी बन सकती है, और पित्त से तो बनती है। इसके लक्षण अलग अलग मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। इंडाइजेशन, टायर्डनेस, नोजिया, बर्निंग चेस्ट और हार्ट, जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, यहाँ पे जलन पैदा हो जाती है। हैवीनेस रहती है, एनोरेक्सिया रहता है, अरुचि रहती है भोजन में रुचि नहीं रहती एसिडिटी होने के बाद में, और अग्निमांद हो जाती है। आयुर्वेद के अगर हिसाब से देखा जाए तो वमन और विरेचन कराना चाहिए इसको। वो फिजिशियन की चिकित्सक में ना, वमन क्या होता है? हाँ, वमन उल्टी कराई जाती है, विरेचन दस्त लगाना। हाँ, मतलब ये लेकिन ये फिजिशियन की देखरेख में ही करना पड़ता है। वमन जो हम कराते हैं तुरंत, वो मदन फल होता है, एक वदन वामक होता है, सबसे अच्छा वही माना गया है। तो वो उसको हम खिलाते हैं, उसके बाद उल्टी कराते हैं तो हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। या फिर हम विरेचन कराते हैं, दस्त वगैरह लगाते हैं, घी वगैरह पिलाते हैं, तो उसमें विरेचन के बाद वो ठीक हो जाता है। इसके बाद हम योग से कैसे ठीक कर सकते हैं? योग में सबसे पहले हम कुंजल कर सकते हैं। सुबह उठे, पानी, 1 जग पानी पिया, उसमें आधा चम्मच नमक डाला, सेंधा नमक, और उसके दौरान हमने पूरा पानी पी के पूरा पानी निकालना। हमारे योगी जी आपको अच्छे से बता देंगे, लेते हो सुबह सेशन के? हाँ, ये कुंजल सवेरे इन्होंने याद करा, सवेरे ये सेशन अपा लेंगे जी, जैसे अपा योग अभ्यास करेंगे उसके तुरंत बाद सबसे इजी है। लोटा और वो लेके आना साथ कुंजल, कोई दिक्कत नहीं आती जब तक आकंठ तक पानी पियो, और उसके बाद में आगे झुकते हुए लेफ्ट हैंड को पेट पे रखते हुए सारा पानी बाहर निकाल दें। तो इससे आपका जो पित्त जो पैदा हुआ है शरीर में, वो सारा बाहर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है इसमें अग्निसार। अच्छी तरह से फ्रेश हो गए, सब कुछ कर लिया आपने, आराम से बैठ गए, उसके बाद आप अग्निसार करें कम से कम 5 से 10 मिनट तक। जिसको भी एसिडिटी बनती है अग्निसार करें, वो भी योगी जी बता देंगे। अग्निसार किया भी है, अग्निसार किया भी होगा। रोटी खाती हुई है, रोटी खा के नहीं करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम अलग है, और अग्निसार ये सुबह बता देना। एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा योग है। मतलब पूरा सांस बाहर निकाल के हम सिर्फ कुंभक लगाएंगे, ना सांस अंदर लेंगे ना उसके बाद सांस छोड़ा जाएगा। तो सांस तो मैंने पहले पूरा छोड़ दिया, और उसके बाद नाभि को अंदर बाहर करेंगे एक सांस में कम से कम 50 बार। अगर आप एक सांस में 40 बार भी करते हो ना, और 5 मिनट तक करते हो, तो आपकी एसिडिटी गायब हो जाएगी। अग्नि मांद जो है वो अग्नि तीव्र हो जाएगी, जो आप भी खाओगे वही पच जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त अभ्यास है। इसके बाद आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स को, सेल को रीजनरेट करते हैं और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ाते हैं। वो सारे आसन इसमें लाभकारी हैं। सारे योगी जी को अच्छे से पता है। ये तीनों आसन नोट कर लो। मांगेराम जी भी इनमें परफेक्ट है। ये तीनों आसन सवेरे करेंगे जी, ठीक है, तो अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के बाद सबको पता है, जो सीटिंग आसन है ना, वो सारे एसिडिटी को कम करने वाले होते हैं। सबसे पहले लिखो कुंजल, उसके बाद अग्निसार, उसके बाद लिखो सीटिंग आसन। सीटिंग आसन में सारे आ जाएंगे, पश्चिमोत्तान आ जाएगा, वक्रासन आ जाएगा, अर्ध मत्स्येंद्रासन आ जाएगा, मंडूकासन आ जाएगा। ये 3 आसन जो इन्होंने बोले हैं ना, तीनों आसन आपके प्रैक्टिकल के अंदर आपसे वो लेंगे हम। आपको पेपर लीक हो गया ये यही रहेंगे, यही रहेंगे बिल्कुल। अमल पे एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है।
वो ग्रुप वाला बता देना, है जी। ग्रुप वाला बता देना, खैर भी ऐड नहीं किया अपना। जो नवीन मतलब जो नया अमल पित्त है वो जल्दी ठीक होने का रहता है, जल्दी ठीक हो जाता है। और जो पुराना हो चुका है यानी कि जो 5-7 साल आगे, उसको दूर करने में असाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकता, बट आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसमें। पूरे खाना आहार विहार में पूरा परहेज करना पड़ेगा, आपने एक्सरसाइज पूरी करनी पड़ेगी। और अपथ्य में आपको जो सारी चीजें स्पाइसी वगैरह चीजें वो सारी छोड़नी पड़ेगी, तो आपका अमल पित्त ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत है ये अमल पित्त की। पथ्य अपथ्य में यही स्पाइसी चीज है, मैदा से बनी हुई चीजें नहीं लेनी आपने। मधु लेना है, करेला, नीम, स्तावरी, पेठा, हरी सब्जियां, ये आप निरंतर लेते हैं तो एसिडिटी आपको मिनिमम रहती है, इनमें मतलब नहीं होती। और इसके विपरीत मिर्च, मसालेदार, चाय, समोसा, कचौरी और मैदा से बनी हुई चीजें, अगर ये आप यूज करते हैं तो आपको ज्यादा इसकी समस्या फेस करनी पड़ेगी। पित्त प्रकृति वाले अगर जैसे इन्होंने पेठा बताया था, पेठे का जूस अगर सफेद पेठा हो तो सबसे उत्तम है, नहीं तो लौकी का जूस और डेली पीना शुरू कर दो। पेठा सफेद पेठा होता है, वो सफेद पेठा अच्छा सफेद पेठा होता ना, वो तो बड़ी जबरदस्ती है। सफेद उसकी वो सब्जी मिठाई का बनाते अलग हैं, मिठाई बनाते हैं उसकी। हाँ, उस मिठाई खाने से मतलब नहीं पेठे है, की मिठाई पेठे बनती है, का वो जूस सफेद पीना। पेठा अल्कली होता है, वो बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, अमल पित्त लगभग समाप्त हो चुका है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो बता दो। क्वेश्चन है तो बताओ भाई। अमल पित्त के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो एक दोस्त है पूछ जी सकते हैं। अपना, वो चाय नहीं छोड़ता और एसिडिटी भयंकर बनती है, उसको इलाज पूछना भाई। सही नहीं छोड़ता, एसिडिटी भयंकर बनती है। इसका तो इलाज धनवंतरी जी भी आ जाए ना, अच्छा, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं चाय में ऐसी क्या दिक्कत है? वो कहेंगे भी सल्फास की गोली मैं रोज लूंगा और मरूं ना, ऐसा तो असंभव है। वो तो डेथ उसकी तो निश्चित है फिर। हाँ, मृत्यु ही संभव हो सकती है उसमें तो। ठीक है ना, आप कहोगे मैं रेल का आगे खड़ा हूँ, रेल मेरे से रुक जाए, ऐसा तो होता नहीं ना। बाई चांस नहीं होती मेरे ख्याल से तो। और किसी ने प्रूव करके दिखाना तो दिखा देना, अभी टाइम बता देंगे ट्रेन का हम तो। नहीं वो चिक्का कटा देंगे रेल। रुके बाबे ना रुके। अच्छा, अगली जो डिजीज है वो विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज, जो आम भाषा में हम कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, अब ये पित्त दोष के बारे में आपको बताया, वो आई होगी कुछ समझ? कुछ पूछना है तो कह रहे हैं। ये बड़ा हाँ, आयुर्वेद में दवाई बहुत सारी आती है। अगर अमल पित्त का आपने पूरा ही रिज्यूम लिखना है तो वो भी बता देता हूं मैं। जैसे शंख भस्म आती है, उसको लो 250 मिलीग्राम। सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम। औपत्तिकरण चूर्ण 3 ग्राम। इनको सबको मिक्स कर लो और शहद के साथ सुबह शाम लेंगे। शहद पतंजलि वाला, शहद पतंजलि वाला। शहद देखो, हम किसी की ब्रांडिंग तो नहीं कर रहे, जो हमारा छोटी मधुमक्खी का है वो बेस्ट है, अगर वो मिले तो अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद भोजन के बाद इसका पूरा ट्रीटमेंट है। स्थावर चूर्ण लें और मधु यष्टि। स्थावर चूर्ण 1 ग्राम, मधु यष्टि 1 ग्राम। शंख भस्म, चार्जिंग सूत शेखर, औपत्तिकर चूर्ण। कौन सा? सूत शेखर 125 मिलीग्राम। औपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम। एक टाइम की डोज है ये। इतनी सुबह शाम लेंगे आप। 2 ग्राम, 3 ग्राम औपत्तिकर चूर्ण, 250 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, वो मिलीग्राम में है। भोजन के बाद स्थावर चूर्ण 1 ग्राम, मधु यष्टि 1 ग्राम, गर्म जल के साथ यानी गुनगुने जल के साथ लेंगे।
गया जी। रात्रि में त्रिफला चूर्ण लेंगे। अगर त्रिफला वैसे शहद की तरह मिला के लेते रहे सवेरे या शाम को कैसे रहेगा? सुबह के लिए बताया शंख बसम सूत शेखर औपत्ती, शहद के लिए त्रिफला का कोई योग नहीं है। ये इसका ट्रीटमेंट है, प्रिंसिपल ट्रीटमेंट है, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद का। इसके बाद जो कॉन्स्टिपेशन थे, मतलब कॉन्स्टिपेशन डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, साइज, कंसिस्टेंसी, केस ऑफ बाउल और मूवमेंट्स का कम होना कब्ज को पैदा करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। कोज इसके क्या क्या है, किस किस कारण से हो सकता है? पुअर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल आपका अगर पुअर है, सवेरे योग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो होएगी। अगर कोई सिस्टमिक डिजीज है तो भी हो सकता है, यानी कि किसी सिस्टम की, अपने ब्रेन की लगाओ या स्टमक की लगाओ या हार्ट की लगाओ या गुर्दे की लगाओ, सिस्टम वाइज जो कोई डिजीज है तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन रहती है। एनोरेक्टल आउटलेट डिसऑर्डर, कोई पाइल्स वगैरह है, फिस्टुला है, फिशर है, तो उसकी वजह से भी रहती है। और लंबी सीटिंग है, और स्पाइसी फूड है, मिर्ची वगैरह खाते हैं, समोसा, वही ज़्यादा चीज़ें, वो सारे स्पाइसी में आगे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारे आगे। स्पाइसी बगैर तो आनंद आता ही नहीं, स्पाइसी सारे भागते हैं ना। हाँ, उसमें थोड़ा कम करते हैं। हाँ, बांट के खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जैसे हमने आहार रस लिया, उसका किट भाग यानी कि वेस्टेज पार्ट उसका निकला और वो पक्वाशय में गया, पक्वाशय से हमारे फिर पित्त प्लस वायु से उसके जलियांश भाग को शोषित करके बाहर निकाल देना, ये तो है नॉर्मल प्रोसेस, इसमें आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लेकिन पक्वाशय के अंदर अधिक देर तक रहना और जलियांश को ज्यादातर उसमें शोषित कर लेना, उसके कारण हमारा जो है, जो कीट भाग है, जो मल भाग है, वो टाइट भी हो जाता है, कम भी हो जाता है और उस कॉन्स्टिपेशन का कारक होता है। कारण इसके क्या, इसके आयुर्वेद के मॉडर्न के अनुसार कारण थे। अब आयुर्वेद के कारण वेग धारण करना, किसी को फ्रेश की जरूरत है और वो जा नहीं रहा, जैसे टीवी देख रहे हैं छोटे बच्चे, क्या होते हैं, जैसे मूवी चल रही कोई, उनको पोटी करनी है, फ्रेश होना है उनको, वो वेट करेंगे भी कब ब्रेक आए तब मैं जाऊं। बड़े भी रोक लेते हैं। हाँ, बड़े भी कोई इंटरेस्टिंग चल रही है, तब मैं ये कब ब्रेक जाऊं, कब मैं वॉशरूम जाऊं, तो इसका मेन कारण है वेग धारण। ये भी योग है। अकाल भोजन, बिना समय के भोजन करना, समय से फ्रेश ना होना, सुबह उठ लिए, ठीक है आपने 2 गिलास पानी पियो, फ्रेश होने जाओ, लेकिन नहीं अभी तो 5 ही बजे हैं, 6 बजे हैं, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, पड़ा अभी टाइम, बाद में उठ लेंगे, तो वो भी मेन कारण है इनका। उठते जाओ। हाँ, रुक्स, गुरु भोजन, आहार से उनके मेन कारण है। अगर आप ज़्यादा ही चने लेते हैं, जैसे और रुक्स चीज़ें जो जैसे चने हैं, मक्की की रोटी है, चने की रोटी है, ये अगर ज़्यादा लोगे और पानी कम मात्रा में लोगे तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। बाजरा जैसे है, अगर बाजरे के साथ आपने प्रॉपर पानी नहीं लिया और प्रॉपर दूध नहीं लिया तो आपको अगले दिन कॉन्स्टिपेशन होने के चांस है, या आपका जो स्टूल है वो सख्त आएगा। रेशेदार भोजन अवश्य ले इसमें। रेशेदार से मतलब बताओ, फाइबर युक्त फ्रूट्स, सलाद, ऑरेंज, मौसमी, पपीता, अगर ये आप सलाद के रूप में लेते हैं या रात को भी लेके सोते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
आयुर्वेद में पैथोजेनेसिस बोलते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब ये होता है भी कहाँ से हमने खाया, कहाँ डिफेक्ट हुआ, कहाँ बीमारी बनी और कैसे उसने किस जगह पे वो जाके रुकी। तो इसमें जैसे निदान सेवन का मतलब जो हमने ये स्पाइसी फूड खाए, रुक्ष भोजन खाया, उससे क्या था, वात हमारी प्रकोपित हो जाती है। वात प्रकोपित होने के बाद कुपित वायु द्वारा पक्वाशय में मल का ज्यादा शोषण हो जाता है और ज्यादा शोषण हो जाने से फिर कॉन्स्टिपेशन भी आएगा, हार्ड स्टूल भी आएगा, पाइल्स भी बनेंगे, फिस्टुला भी बनेगा। अगर आपको हार्ड स्टूल आता है तो ये पाइल्स, फिस्टुला इनको ज्यादा उत्पन्न करने वाले कारण के रूप में माना जाता है। इसमें जो दोष है वो वात और कफ को माना गया है। दुष्य हमारा कीट भाग यानी कि पुरुष स्टूल्स को माना गया है। स्रोतस पुरुष व स्रोतस, अधिष्ठान पक्वाशय यानी कि इंटेस्टाइन को माना गया है। और प्रभाव ये होता है कि अग्नि मंद हो जाती है, बिल्कुल ही। लक्षण मल की कठोरता, मल त्याग में कठिनाई, मल अल्प मात्रा में मल आना, अरुचि, अजीर्ण, उदरसूल, फ्लैटुलेंस यानी पेट में गड़गड़ाहट की आवाज होना, सिरसूल, उदरसूल यानी कि पेट दर्द, ये सारे इसके लक्षण रहते हैं। पिंडलियों में ऐंठन भी हो जाती है। अगर किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हमारी पिंडलियों में ऐंठन भी होना शुरू हो जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा जो इसकी बताई गई वो अभ्यंग बताई गई है, संवेदन बताई गई है, स्नेहन और विरेचन। अभ्यंग मतलब शरीर की मालिश, संवेदन किसी ऐसे जगह बैठना जहां आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, स्नेहन तेल का ग्रहण करना, विरेचन दस्त के रूप में कोई ऐसी कोई दवाई ले जो दस्त लगाए, और ज्यादा मैक्सिमम हो जाए तो आपको देखा होगा कि अनीमा भी देते हैं। किसी पेशेंट्स को बीमार हो गया, 5-7 दिन से लैट्रिन नहीं आई तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पहले इसको अनीमा लगाते हैं। अरंड का तेल स्नेहन में आ गया, वो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो रात को 20 ml अरंड का तेल भी लेते हैं। खाने में सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, पानी एडिक्वेट मात्रा में, ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक। रात्रि में अरंड का तेल इसमें लेना चाहिए। अरंड का तेल सीधा ही ले सकते हैं, कुछ लोग दूध में डाल के, दूध में भी ले सकते हैं, दूध में ले सकते हो, उबले हुए पानी में भी ले सकते हो। जैसे घी को हम दूध में डाल के लेते ना, इसी तरह अरंड का तेल भी दूध में डाल के हम ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है स्नेहन के रूप में। इसके बाद योग से इसको कैसे ठीक करेंगे। आयुर्वेद का हमने बता दिया, स्नेहन करना है, संवेदन करना है, विरेचन करना है। योग के द्वारा इसको कैसे ठीक किया जाता है। योग के लिए इसके 5 आसन हैं जो संघ प्रक्षालन के रूप में किए जाते हैं। वो सुबह हमने संघ प्रक्षालन तो नहीं करना, लेकिन वो आसन 3 से 4 बार करने हैं। योगी जी सुबह वो 5 आसन भी आपको बताएंगे। नाम बोल दो। ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, भुजंग आसन और चक्कर आसन, अर्धकटी चक्रासन। सवेरे किया। और सबसे पहले ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, हाँ, भुजंग आसन, तिर्यक भुजंग आसन, उत्कर्षणासन। कितने हो गए आसन ये जी? 5। 2 गिलास पहले गर्म पानी लेंगे, उसके बाद 3 बार ताड़ासन करेंगे, 3 बार अर्धकटी चक्रासन करेंगे, 3 बार कटी संचालन करेंगे, 3 बार भुजंगासन करेंगे, तिर्यक भुजंगासन, और 3 बार उत्कर्षणासन करेंगे। मांगेराम जी चले गए, नहीं तो अभी करके दिखा देते। पता नहीं जिन्हें खाना नहीं खाया वो करके दिखा दे। सुनील जी करके दिखा सकते हैं? खाना खाया हुआ है। खाना खाया, टाइम थोड़ा हुआ है ना, इसलिए नहीं। लेकिन योगी तो कर सकते हैं, एक बार तो करके दिखा ही सकते हैं। नहीं, कटी चालन वगैरह किया जा सकता है, ताड़ासन किया जा सकता ताड़ासन भी कर सकते हैं, कटी चक्रासन। एक बार में कोई वो नहीं है।
वैसे तो रूल सिद्धांत ये है कि भाई खाने के 3 घंटे बाद तक आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आसन नहीं कर रहे। आसन सिद्धि और आसन करने में तो फर्क है। एक बार करके देखना अलग बात है और अपनी अभ्यास करना वो अलग बात है। ताड़ासन, दस सेकंड 10 काउंट करेंगे मन ही मन, उसके बाद रिलैक्स, ऐसे 3 बार करेंगे। अर्ध कटी चक्रासन, हाँ ये कटी संचालन, अर्ध कटी चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन, ये अर्ध कटी चक्रासन। उसके बाद कटी संचालन, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रख के एक बार राइट साइड जाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड जाएंगे। हाँ ये कॉमन है, लेकिन इसका फर्क कितना है, विबंध में आप इसका फायदा लेना चाहते तो पहले 2 गुनगुने गिलास के पानी पीने पड़ेंगे, उसमें हल्का सा नमक डाल के। उसके बाद में भुजंग, तिर्यक भुजंगासन। हाँ दूसरे पैर को देखना है, अपोजिट पैर जो, अगर राइट साइड से आप मुड़ रहे हैं तो लेफ्ट पैर को आपने देखना है, लेफ्ट पैर से मुड़ रहे हैं तो राइट पैर को आपने देखना है, कमर के ऊपर से। हाँ इसके बाद में लास्ट है उत्कर्षणासन। ऐसे दूसरा पैर पे जो घुटना है वो नाभि पे जाएगा, एक दूसरे पैर के ऊपर भी आएगा। ये इस तरह 3 बार करना है। और उसको भी ऐसे मोड़ो, ऐसे, हाँ ऐसे। 2-2 गिलास गर्म पानी पी के 3 बार आपने ये करना है। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आप बार बार करते हो, कागासन भी कह देते हैं, अगर आप बार बार ये कहते हैं तो इसको संघ प्रक्षालन बोलते हैं। और संघ प्रक्षालन में आदमी जैसा पानी पीता है वैसा ही निकलता है। करना ही हाँ जी, नहीं इतने लोगों का होगा भी नहीं। उसके लिए टॉयलेट जरूरी है हमारी। एक बंदे के लिए एक टॉयलेट की जरूरत पड़ती है, उसमें पता नहीं कब प्रेशर पड़ जाए, कब भागना पड़ जाए। एक बार जब शुरू हो जाता ना तो उसके बाद तो आधा गिलास पानी पीता है, 3 एक्सरसाइज करते, एक बार भी फिर जाते हैं। और कम से कम भी 7-8 बार भेजते हैं हम। इच्छा वेदी जो करती है वो नुकसान करती है। वो आपका ना एब्जॉर्प्शन जो है ना इंटेस्टाइन की, नहीं क्वेश्चन ठीक है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा वेदी रस है जो, वो हमारे सारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना उसको साथ ही ले आती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज होगी ना, जो इलेक्ट्रोल सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो इंटेस्टाइन्स को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद अगर आपने इच्छावादी के लिए 10-10 लगा दी ना तो आप ये कहोगे आज तो उठा ही नहीं जाएगा। और संघ प्रक्षालन के बाद आप करोगे ना, थकावट तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भी मैं कमजोर हो गया हूं शरीर से। और नींद भी ऐसी आएगी जैसे कभी यहाँ से 20 वर्ष। 2 घंटे तो उसके बाद सिलाते हैं और 3 दिन तक खिचड़ी दलिया ही खिलाते हैं, घी डाल के ना। हाँ अपने तो इतनी सफिशिएंट अपने लिए। हाँ नमक डालना इसमें। कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कोई कमजोर नहीं है। इसके बाद कोई क्वेश्चन अमल पित्त पे या कॉन्स्टिपेशन पे हो तो पूछ सकते हैं। आज का इतना ही रहेगा और कल अगर चाहोगे तो हमारी प्रकृति वात और पित्त हम कैसे अपने आप का पता कर सकते हैं वो भी हम बता देंगे। और बहुत ही इजी तरीके से आप अपने आप ही पता कर लोगे हम वातज है, पित्तज है या कफज है, और उसके अनुसार क्या हमने खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हो सकता है। पिछले बैच में मैंने डायबिटीज पे दिया था, मेरे तो लेक्चर 5 से तैयार हो गए हैं। चाहे आप 5-6 दिन रोज मुझे 3 बजे बुला लो तो लेक्चर दे सकते हैं। वात पित्त और कफ वाला ये तो एक बड़ा जरूरी पाठ्यक्रम है, वात पित्त कफ का। हाँ कल वात और पित्त कफ अपनी अपनी प्रकृति कैसे जाने इजी तरीके से, और क्या खाएं और क्या ना खाएं उसी के अनुसार। ठीक है, सभी को नमस्कार, बहुत धन्यवाद जो आपने लेक्चर इतना ध्यान से सुना। थैंक यू जी। हाँ जी 97290 35480। एक बार और रिपीट कर देता हूं, 97290
35480। सुरेंद्र पाल नागर, सुरेंद्र नागर। अच्छा, ये जो इन्होंने अभी बोला है ना डॉक्टर नागर जी ने, वो आपको फेसबुक पर भी मिलेगी और यूट्यूब पर भी, वहां भी आप देख सकते हो। अगर कोई कमी रह गई हो उसमें समझ ना आए, वो सुनील जी ने तैयार कर दी है, साथ के साथ ही वो डाल भी रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं ये हमारे मीडिया के। सुनील जी योग शिक्षक ही नहीं है, मीडिया का भी बहुत बखूबी से कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रचार मंत्री तो अब इनको और बड़ा मंत्री बना देंगे अब। हाँ जी, कुछ इसमें समझ आई, कुछ शब्द कई बार थोड़े बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि हम वैसे शब्द बोलने के अभ्यस्त नहीं है, तो उनको थोड़ा पूछ भी सकते हो, बीच में पूछ लिया करो, क्योंकि आप जितना पूछोगे उतने ही ज्यादा वार्तालाप होगी और उतनी ज्यादा बातें सामने आएंगी और समाधान भी फिर बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ, बिल्कुल ऐसे समझे भी जो मन में बात है पूछ लिया करो, ठीक है। एक टॉपिक और भी तैयार किया मैंने, औषध ई आहार और आहार ही औषध। उसमें मैंने 8-10 किए हैं। हल्दी के बारे में, धनिया, पीपली, लौंग, लहसुन, अजवाइन, अदरक, काली मिर्च, जीरा और दालचीनी, इनका सबका अच्छे से डिटेल लिया है। अगर हम इनको भी यूज करते हैं ना अच्छे से, तो ये भी हमारे औषध के रूप में काम करते हैं।